जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2 प्रैक्टिस नंबर 9 का। जो प्रैक्टिस सेट 9 था उसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 150 तक रहेगा। ये हम लोग जो है 2023 में UPPCS जो होने वाला है, UPPSC 2023 के लिए कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये जो टेस्ट पेपर 9 है ये भौतिक भूगोल में मानव भूगोल से संबंधित है। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बलदाई की पहाड़ी से निकलता है। कौन सा? बलदाई की पहाड़ी से निकलता है। इसमें बोल रहा है रियो ग्रांडे, बोल्गा, नाइजर, कांगो जायरे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बोल्गा नदी है ये बलदाई पहाड़ी से निकलता है। ये कहाँ पे जाके गिरता है? तो बोल्गा नदी जाके कैस्पियन सागर में गिरता है। किसमें? कैस्पियन सागर में ये नदी जाकर गिरता है। यूरोप की ये सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी ये है। सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बोल्गा नदी है। और रियो ग्रांडे जो नदी है ये USA और मैक्सिको, ये जो है USA मतलब कि अमेरिका और एवं मैक्सिको के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है। मैक्सिको के बीच में सीमा निर्धारित करती है। उत्तरी अमेरिका में ये मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट है उसमें ये बहती है। नाइजर नदी ये अफ्रीका में बहने वाली नदी है और ये जाके गिनी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये गिनी के खाड़ी में गिरती है और गिनी की खाड़ी में ये गिरती है। और ये अफ्रीका में बहने वाली नदी, इसी को तेल की नदी भी बोलते हैं। इसको तेल की नदी की संज्ञा दी जाती है नाइजर नदी को। और एक है आपका कांगो नदी, कांगो या जायरे। तो ये नदी जो है विषुवत रेखा को जो है पहली बात तो 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो या जायरे। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इसी पे एक जलप्रपात है स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात, इसी पे स्थित। कौन सा? लिविंगस्टोन जो है यहाँ पे है आपका लिविंगस्टोन, इसमें जलप्रपात इसी पर जो है इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं। कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा चारों को चारों जो है ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। कह रहा है किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो आयन मंडल है इसी में जो है सारे संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। इसकी जो आयन मंडल की जो होती है पृथ्वी के जो है लगभग 80 और 600 किलोमीटर के बीच का यह अवस्था होता है। और हमारे जितने हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट, सारे के सारे समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है मौसम संबंधी घटनाएं ना के बराबर होती और क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग होता है। ऑप्शन है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन हेतु, ऑप्शन बी है भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु, और ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों को दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास हेतु प्रतिकर्षक कारक नहीं है? प्रतिकर्षक कारक ये यहाँ पे बोल रहा है, इसी को हम पुश फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। पुश फैक्टर से पूछ रहा है, इसमें कौन सा इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें आपका कह रहा है बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये जो है पुश जो है
फैक्टर्स नहीं है, या प्रतिकर्ष जो है कारक ये नहीं है। इसके अंतर्गत प्रतिकर्ष जो कारक है, इसके अंतर्गत और बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे बेरोजगारी के कारण लोग जाते हैं, बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा हो गया, ये सब पुश कारक हैं। प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल जलवायु और सब ऐसे, पिछड़ापन, महामारी, ये सब कारण आता है। और एक होता है आपका पुल फैक्टर होता है आपका, एक होता है पुल फैक्टर, इसको हम बोलते हैं अपकर्षक। क्या होता है? अपकर्ष कारक। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैसे आपका हो गया काम के बेहतर अवसर हो गया आपका, रहन और सहन की इच्छा, रहन सहन की दशाएं जो होती है कि अच्छी दशाएं, शांति हो गया, अनुकूल जलवायु, सुविधाएं हो गया, ये सब जो होती हैं पुल होती हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, इसी को अपकर्ष बोला जाता है, मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे काम के बेहतर अवसर हो गए, रहन सहन हो गए, जैसे अभी अप्रैल में गर्मी आ रहा है तो लोग ज़्यादा घूमना हिमाचल प्रदेश, मनाली वगैरह पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? कौन सा कारक? भौगोलिक कारक। नगरीकरण, भू आकृति, जलवायु, मृदा। तो आपका सही आंसर हो जाए जो नगरीकरण है, ये जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाला एक भौगोलिक कारण नहीं है। भौगोलिक कारण में कौन कौन से आते हैं? जैसे जल की उपलब्धता, भू आकृतिक, जलवायु, मृदा इत्यादि आते हैं। जबकि खनिज जो है, नगरीकरण आदि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही नहीं है, इसमें नहीं होगा। आपका 82 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अधिकतम जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शीत एवं शुष्क पवन है? फान, चिनूक, सिराको, मिस्ट्रल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो मिस्ट्रल है, ये आपका एक पवन जो है शीत एवं शुष्क पवन है, बाकी तीनों गर्म है। ये कहाँ पे बहता है? तो ये फ्रांस में बहने वाली एक हवा है, फ्रांस में बहने वाली स्थानीय हवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर, कह रहा है निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ उच्चतम बिंदु है। एंडीज पर्वत यहाँ पे कह रहा है, एंडीज कह रहा है। एंडीज जो है एकांकागुआ जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सही है। रॉकी बोल रहा है तो माउंट एल्बर्ट, ये भी आपका सही है। अगला आपका बोल रहा है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंट कोएस्को, तो ये भी आपका सही है। इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सही है। सभी के सभी जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राइन नदी के संबंध में सत्य नहीं है? पूछ रहा है। यह यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। अगला है यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रटरडम इसी नदी पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो राइन नदी है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी नहीं है। अभी ऊपर बताया है कि बल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली जो बोल्गा नदी है, कौन सा नदी? बल्दाई पहाड़ी से बोल्गा नदी निकलती है, ये यूरोप की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। और बाकी सारे क्वेश्चन इसमें जो विकल्प दिए गए हैं राइन नदी से संबंधित सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा है। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार,
वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की अनुपात, और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है, इसी के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वाष्पीकरण। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीनों को तीनों ही इसमें महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और भी बहुत कुछ हैं जैसे जो महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करते हैं, जैसे आपका वाष्पीकरण भी करता है। तो पृथ्वी का एक आपका हो गया वायुदाब भी इसको प्रभावित करेगा, पवन भी प्रभावित करेगा, घनत्व भी प्रभावित करता है, घनत्व प्रवणता आदि आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। कारण है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वार्षिक तापांतर होता है बहुत कम होता है। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखीय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वार्षिक जो तापांतर होता है बहुत कम होता है, और इस क्षेत्र में जो है वर्ष भर तापमान लगभग एक सा रहता है, ये मान लिया जाता है, इसीलिए इसको हम वार्षिक तापांतर अंतर पाते हैं बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आप पूछ रहा है। प्रमुख खदान केंद्र है और अवस्थित ही है। बुरहान पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कुवैत, तो ये आपका सही है, कुवैत में है। और मरकैबो झील प्रदेश वेनेजुएला, मरकैबो झील प्रदेश वेनेजुएला। वेस्ट फेलियो कहाँ है? जर्मनी, ये भी आपका सही है। और अगला कह रहा है डोनेटेज बेसिन कनाडा, ये आपका ऑप्शन गलत है। डोनेटेज बेसिन कहाँ पे है? तो यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे? यूक्रेन में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण भी है डोनेटेज बेसिन, क्योंकि यूक्रेन अभी ना उसका वार अभी जारी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है डोनेटेज बेसिन। इस ऑप्शन आपका डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ता है व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से, चेलियाबिंस्क को वैंकूवर से, कोलंबिया को सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट जोन्स को सेंट पीटर्सबर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से ये ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये जोड़ता है। ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितना है? तो लगभग 9,289 किलोमीटर है। 9,289 किलोमीटर ये रेलवे स्टेशन है। इसमें जो पड़ने वाले कुछ रेलवे स्टेशन है जैसे मास्को, ओमस्क, ये सब इसके महत्वपूर्ण स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण के अल्बेडो मूल्य का घटता क्रम बताइए। तो आपका इसमें सही आंसर होगा, आपका सही आंसर 4, 3, 1, 2 होगा। अब यहाँ पे जो एल्बीडो शब्द बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ना एल्बीडो मूल्य क्या होता है? जब हमारे सूरज से, सन से क्या होता है, जो हमें सूर्य पृथ्वी पर प्राप्त होती है, तो इस पे जो प्राप्त हुआ, मान लो 100 प्राप्त हुआ है, इससे जो रात के समय परिवर्तित हो जाते हैं, इसी के अंतर को हम एल्बीडो बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके अनुसार जो टुंड्रा वनस्पति होता है,
ये सबसे ज़्यादा एल्बिडो को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र हैं और यहाँ पे पोल्यूशन कम है। और जबकि यहीं पे आपका टैंगा है, ये दूसरे नंबर पे, ये इसके बाद ये सबसे ज़्यादा परिवर्तित कर देता है सूरज की किरणें। उष्णकटिबंधीय उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होता है, ये करता है, फिर ये सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। यहाँ है एल्यूमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है ये जैव निम्नीकरण है, जबकि कृषि उत्पादित जो अपशिष्ट है ये इसमें नहीं आता है, क्योंकि जो कृषि उत्पादित है ये जैव निम्नीकरण हो जाता है। तो इसका जैव निम्नीकरण आसानी से हो जाता है, इसलिए इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अनिम्नीकरण पूछा है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनिम्नीकरण की जो जिसका परिवर्तन नहीं होता, तो कृषि उत्पाद का तो हो ही जाएगा, आर्सेनिक का नहीं होता, एल्युमिनियम का भी आसानी से नहीं होता। और एक चीज़ पूछता है यहाँ पे, एक चीज़ DDT जो होता है इसका भी जैव निम्नीकरण नहीं है, ये कीटनाशक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है? तो आपको इसमें कॉफ़ी दिया है, चाय दिया है, गन्ना दिया है और चुकंदर। सही आंसर हो जाएगा चुकंदर जो है, चुकंदर को यूरोपीय कृषि कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः समशीतोष्ण कटिबंध का फसल है। इससे ही वहाँ पे यूरोप में इससे चीनी बनाया जाता है, इसी से यहाँ पे चीनी बनाया जाता है। हमारे यहाँ किससे बनाया जाता है? गन्ना से चीनी बनाया जाता है। तो ये गन्ना जो है ये भारत का देशज फसल है, भारत का ये देशज फसल है। जबकि चाय क्या है? चीन का फसल है, चाय चीन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? सू नहर, कील नहर, वेलेंड नहर या वोल्गा नहर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कील नहर है ये क्या करती है? पश्चिमी जर्मनी को उत्तरी सागर को, जो पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर है उसको बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सू नहर की। सू नहर जो अमेरिका की जो एक सुपीरियर झील है, अमेरिका में आप देखेंगे 5 झील है जिसे ग्रेट झील के नाम से जाना जाता है। तो जो वहाँ की जो एक सुपीरियर झील है, कौन सी? सुपीरियर झील, इसी झील को किससे जोड़ती है? तो ह्यूरॉन झील से इसको जोड़ती है। ह्यूरॉन झील से जो जोड़ती है उसे सू नहर बोला जाता है। ये शायद UPSC में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। और आपका अगला पड़ता है बोल्गा नहर। ये क्या करती है? तो बोल्गा मास्को नहर द्वारा मास्को क्षेत्र को जोड़ती है। बोल्गा जो है और मास्को को मास्को नहर द्वारा जोड़ती है। और वेलेनेट नहर है, वेलेनेट जो नहर है ये क्या करती है? इरी और एंटोरियो झील जो है, कौन सा? इरी झील को एंटोरियो से जोड़ती है। ओंटारियो जो झील है इससे जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। कह रहा है कि विश्व की प्रमुख जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? जनजाति दिया है, निवास स्थान दिया है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं बद्दू कहाँ का निवास, ये कहाँ पे रहने वाले हैं? तो ये आपका सही हो जाएगा, नफदू मरुस्थल में रहने वाले हैं। बुशमैन तो कालाहारी मरुस्थल सही है। यहाँ पे समाई कह रहा है मलाया प्रायद्वीप, ये भी सही है। बोरा उत्तरी अरब, ये आपका गलत आंसर। बोरा जनजाति जो निवास करती है ये कहाँ पे निवास करती है? तो अमेज़न बेसिन में। कहाँ करती है? अमेज़न जो बेसिन है उसमें इसका निवास स्थान पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील, पेरू इत्यादि में ये पाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरिडोसाल मृदा के संबंध में सत्य है? यह रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय व क्षारीय मिट्टी है। अगला है सतह के निकट इस मिट्टी में सोडियम की परत मिलती है। अगला है इस मिट्टी में ह्यूमस एवं जल का अभाव रहता है। अगला है सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, सभी के सभी कथन एरिडोसाल मृदा से संबंधित सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है।
ऑप्शन बी है ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो आपका इसमें सही आंसर दोनों को दोनों ही सत्य हो जाएंगे, क्योंकि सत्य पूछा है, तो दोनों ही इसमें इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? रॉबर्ट माल्थस, कार्ल मार्क्स, एडविन केनिन, नोटे स्टीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एडविन केनिन है, यही जो है अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, यही इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, जो पृथ्वी की घूर्णन है और चंद्रमा का परिक्रमण, यही जो है ज्वारा के 52 मिनट के विलंब का कारण है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इजराइल की सीमा स्पर्श करती है लेबनान, सीरिया, टर्की एवं जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक एवं मिस्र, लेबनान, टर्की, जॉर्डन एवं मिस्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल का सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र से संबंधित है। इसको आप जाके देख सकते हैं मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है कि चेरोनोजम जो मृदा होता है, चेरोनोजम मृदा के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि यह सर्वाधिक उपजाऊ और भूरी मृदा है। दूसरा है कि इसमें उर्वरक और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा, यह मिट्टी छोटी घास के स्टेपी मैदान में पाई जाती है। चौथा, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें उर्वरक एवं सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। यह ऑप्शन आपका असत्य है। इसमें सिंचाई और इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 है, बोल रहा है कि जीवीय अनुक्रमण का सही क्रम कोड की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। प्रतिक्रिया, प्रवास, स्त्रीकरण, स्थापन, विस्त्रीकरण, विस्त्रीकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है इसमें ये सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले विस्त्रीकरण होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, प्रवास होगा, फिर आपका क्या होगा, स्थापन होगा, फिर आपका प्रक्रिया होगा, फिर जाके लास्ट में स्त्रीकरण होता है। तो किसी भी परिस्थिति की तंत्र आवास में यही इसका अनुक्रमण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। कह रहा है कि पेलेजिक पदार्थों को निक्षेपण महासागर के किस भाग में होता है? पेलेजिक पदार्थ का निक्षेपण महासागर के किस भाग में होता है? तटवर्ती सागर, तटवर्ती सागर में, गहरे सागर में, छिछले सागर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो पेलेजिक पदार्थ है इसका गहरे सागर में जो होता है निक्षेपण होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। कह रहा है भारत में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति उदाहरण हैं। अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, एटाल प्रवाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो तटीय प्रवाल है, इसी का उदाहरण जो है भारत की मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले जो प्रवाल है, इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे जो एक ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा प्रवाल, ये जो है एक अवरोधक प्रवाल का उदाहरण है। किसका? अवरोधक प्रवाल का उदाहरण है। अवरोधक प्रवाल का ये उदाहरण है, जो कि अगर हम भारत में ही बात करें तो लक्षद्वीप जो समूह के प्रवाल हैं ये एटाल प्रवाल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है बृहद ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या को आता है। दूसरा है कि अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे के अंतराल पर आता है। तीसरा आपका एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं। कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो आपका इसमें सही कथन हो जाएगा 1, 3 केवल सही है, 2 आपका सही नहीं है, क्योंकि जो
दैनिक ज्वार होते हैं वो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 12 घंटे की बात कर रहा है। तो 12 घंटे 12 आवर 26 मिनट के अंतराल पे ये आते हैं, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 बोल रहा है, कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन यह है, मैदानी अवस्था मरुस्थलीय भाग में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। कारण बता रहा है, यह प्रतिरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह धूल भरी आंधियों तथा मैदानी भाग में डाकू लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें आपका दोनों का दोनों ही ऑप्शन जो दिया है वो सही है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर, कह रहा है निम्न युग्मों में से बेमेल युग्म का चयन करें। एक तरफ वन है, दूसरी तरफ प्रमुख वृक्ष है। तो वन है मानसूनी वन, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके मानसूनी वन जो है ये आपके सागवान और साल वृक्ष, ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे बेमेल युग्म पूछा है, तो ये आपका सागवान और साल वृक्ष सही है। भूमध्य सागरीय वन ओक एवं जैतून, ये भी एकदम सही है। तीसरा बोल रहा है कि सदाबहार वृक्ष हेमलॉक और स्प्रूस, यही आपका आंसर गलत है। और शीतोष्ण कोरधारी वन देवदार और चीड़ सही है, तो आपका बी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। जो हेमलॉक और स्प्रूस है ये सदाबहार नहीं है, ये शीतोष्ण कोरधारी वन के प्रमुख वृक्ष है। किसके? शीतोष्ण जो होता है शीतोष्ण कोरधारी वन के प्रमुख वृक्ष हैं। ये कौन? हेमलॉक और स्प्रूस। ये 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 नंबर है आपका। यहाँ पे बोल रहा है 108 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विस्थापन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। किस काल में हुआ पूछ रहा है? ऑर्डोविशियन काल में, कार्बोनीफेरस काल में, जुरासिक काल में, ट्रायसिक काल में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ये कार्बोनीफेरस काल है, इसी काल में जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ था। यहाँ पे जो पैंजिया बोल रहा है, जो बृहत खंड था, स्थल खंड को हम पैंजिया यहाँ पे नाम दिया गया। जो बृहत स्थल खंड था इसको पैंजिया नाम दिया गया। इसका 2 भाग हुआ था, इसी को हम बोलते हैं एक उत्तरी भाग, जैसे ऐसे था, यहाँ पे पूरा पृथ्वी था और यहाँ पे एक सागर था जिसे टेथिस सागर बोलते थे। तो इसी की वजह से इसको 2 भागों में, और ये होता था, इसको हम पैंजिया नाम दिए थे जो पृथ्वी खंड था, और इसको हम पैंथेलासा नाम दिए थे। क्या? पैंथेलासा नाम इसको दिए थे। तो ये जब टूटता है 2 भागों में, तो ये जो उत्तरी भाग ये अलग होता है, इसी को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड इसको बोलते हैं 2 भाग में जब होता है, और इसको हम गोंडवाना लैंड इसको हम बोलते हैं, इसको दक्षिणी भाग होता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है पूछ रहा है। समता, सतत पोषणीय, सशक्तिकरण, उत्पादन की मात्रा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे, उत्पादन की मात्रा जो है ये मानव विकास के 4 स्तंभों में नहीं शामिल है। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुँच हो, सतत पोषणीय, उत्पादकता और सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 नंबर है कि निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? मिश्रित कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, रोपड़ कृषि, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी जो है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही कर्तन कृषि बोला जाता था। ये कहाँ पे होता था? तो ये उष्णकटिबंधीय भाग में जो होता था, उधर क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार की कृषि होती थी। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है
निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती। स्टेपी क्षेत्र, पेरियारी क्षेत्र, बेल्ट क्षेत्र और कांगो बेसिन। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा जो कांगो बेसिन है, यहाँ पे विस्तृत कृषि नहीं की जाती अनाज की। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो खेतों का आकार है बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे जो खेतों का आकार है बहुत बड़ा जो है नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती। इसकी कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ पर खेतों का आकार जो बड़ा हो, जोत बड़ा हो, वहाँ पे की जाती है। जैसे कुछ क्षेत्र हैं आपके, एक स्टेपी क्षेत्र है, स्टेपी में कृषि की जाती है, पेरियारी में की जाती है, पेरियारी क्षेत्र में, डाउन्स क्षेत्र में, इधर सब कृषि जो है बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 112 नंबर, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? जल का, दूध का, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम का? तो अभी ये चर्चे में भी है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इससे पेट्रोलियम का जो है किया जाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसी से संबंधित है, ये इस पाइपलाइन का। ये मैक्सिको की खाड़ी में स्थित जो है पाइपलाइन है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है कुटीर उद्योग को पूंजी एवं परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। कारण है इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो सही ए का सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है। यहाँ पे कह रहा है कि जकारू है, ऑप्शन है भेड़ का एक प्रकार, ऑप्शन बी प्रकार एक प्रकार की पक्षी जो उड़ नहीं सकते, ऑप्शन सी एक प्रकार की घास, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है, जकारू उन्हीं को बोला जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्र पर कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे अधिक भेड़ पाई जाती हैं। और यहाँ की जो एक मोरिना जनजात है, कौन सा, यहाँ पे मेरिनो जाति का भेड़ है, ये सबसे अच्छी किस्म की भेड़ पाई जाती है और इसे ऊन के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 115 नंबर कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ और तत्व। मणिक्य क्या है? तो आपका मणिक्य है एल्युमिनियम से संबंधित है, मणिक्य एल्युमिनियम से संबंधित है। संगमरमर किससे है? तो संगमरमर कैल्शियम से। हीरा आपका कार्बन से है और बालू सिलिकॉन से है। तो इस हिसाब का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 3 1 4 2 ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत और देश बोल रहा है। माउंट रेनियर जो है ये आपका यूएसए में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको में है। यही आपका ऑप्शन गलत हो गया बी, क्योंकि एटना कहाँ पे है? मैक्सिको में पाया जाता है। एटना मैक्सिको में जो है ये ज्वालामुखी पाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस हिसाब से सही है। टाल जो है ये फिलीपींस में सही है। पैरिकूटन इटली में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर देखेंगे। सूची 1 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है और 2 है। यहाँ पे कह रहा है कि किलिमंजारो जो है ये क्या है? पर्वत है, ये भी आपका एकदम सही है। बोलिविया पठार है, ये भी सही है। डावर क्या है? डावर आपका क्लिफ है, ये भी सही है। हडसन मोहाक नदी घाटी है, ये चारों को चारे सही हैं। तो आपका बी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। अब 118 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कनाडा में स्थित नहीं है? पूछ रहा है। रेंडियर झील, आथाबास्का झील, उर्मिया झील और ग्रेट स्लेव झील। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उर्मिया झील जो है वहाँ पे नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ है? उर्मिया झील ईरान में स्थित है। और बाकी तीनों जो है रेंडियर, आथाबास्का और ग्रेट स्लेव वहीं पे आपके कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों का
उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। फाकलैंड, बहामास, केप वर्ड, एंजोर्स। और यहाँ पे बोल रहा है एंजोर्स, बहामास, केप वर्ड, फाकलैंड। बहामास, केप वर्ड, फाकलैंड, एंजोर्स। केप वर्ड, फाकलैंड, बहामास, एंजोर्स। तो आपका 119 नंबर का ऑप्शन बी है। सबसे पहले यहाँ से उत्तर से दक्षिण बोला है तो बहामास आता है, फिर केप वर्ड आता है, फिर आपका फाकलैंड आता है, फिर एजोर्स द्वीप आता है। एजोर्स कहाँ पे? ये पुर्तगाल में है, ये पुर्तगाल में है। तो बाकी बी ऑप्शन सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि सूची 1-2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। केंद्र है और उद्योग है। संघाई, संघाई किसके लिए फेमस है? तो वस्त्र एवं मशीनरी के लिए संघाई आपका फेमस है। मिलान, मिलान जो है आपका फेमस है रेशम और वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। नगोया आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। हवाना आपका सिगरेट बीड़ी के लिए, सॉरी सिगार उद्योग के लिए फेमस है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी 3, 4, 1, 2 सही है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 जो है, यहाँ पे बोल रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। घने वन, दूसरा है वृक्षों की बहुरूपता, तीसरा है कठोर लकड़ी, चौथा आपकी अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। तो आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन डी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का सर्वाधिक जो इसमें अत्यधिक व्यावसायिक महत्व नहीं होता है। और बाकी सारे के सारे आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे 2 दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें। नदी है और शहर है। बलतावा नदी कहाँ पे पाया जाता है? तो इससे शहर जो है पराग शहर इसकी नदी के किनारे है, बलतावा नदी। और एक है मेंजोरेस, मेंजोरस मैड्रिएट, ये आपका सही है। और टगस जो नदी है, टगस, तो ये लिस्बन शहर इसके किनारे पाया जाता है। डेन्यूब जो है ये बेलग्रेड शहर इसके किनारे पाया जाता है। इस हिसाब से आपका आंसर ये 1, 2, 3, 4 सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं, पूछ रहा है। पोर्टो रिको गर्त, एलुसियन गर्त, रोमांचे गर्त, सैंडविच गर्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है एलुसियन गर्त। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गर्त आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। बाकी सारे आंसर सही है, प्रशांत महासागर में ये आपका स्थित है। और पोर्टोरिको जो गर्त है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, किसमें? उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में, अटलांटिक में है। और ये जो रोमांचो गर्त है ये विषुवत रेखीय अटलांटिक में, किसमें? विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय जो विषुवत है विषुवतीय अटलांटिक में है। और ये दक्षिणी अटलांटिक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सागर है और एक साथ लगा हुआ देश है। काला सागर टर्की, ये आपका सही है। कैस्पियन सागर अजरबैजान, ये भी सही है। लाल सागर सीरिया, यही आपका गलत है। लाल सागर जो है भूमध्य सागर से लगता है, किसका? भूमध्य सागर जो है भूमध्य सागर से लगता है आपका, भूमध्य सागर से इसका अटैचमेंट है। बाकी सारे सही हैं। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कोड की सहायता से सही कथन का चयन करें। कह रहा है कि ऑप्शन है तकलामकान रेगिस्तान जो है पश्चिम चीन में स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्तेलूट रेगिस्तान ईरान में स्थित है। तो आपका इसमें सही आंसर पूछ रहा है। सही आंसर सभी के सभी कथन इसमें सत्य हैं। इसमें सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 126 नंबर, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा अपना मैत्री दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका अंजुम चोपड़ा, बाईचुंग भूटिया, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीरज चोपड़ा को जो है नवंबर 2022 में इनको जो है स्विट्जरलैंड ने अपना पर्यटन द्वारा मैत्री दूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व कबड्डी महासंघ WKF के तत्वाधान में
कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किए जाने का निर्णय नवंबर 2022 में लिया गया? ऑप्शन है भुवनेश्वर भारत, ढाका बांग्लादेश, तेहरान ईरान, पश्चिमी मिडलैंड्स ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी मिडलैंड्स ब्रिटेन में जो है ये कबड्डी का आयोजन किया जाएगा 2025 में। प्रथम बार है जब विश्व कप का कबड्डी एशिया से बाहर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 128 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2022 में पहली बार भारत आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन सीएम रीप में किया गया? सीएम रीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। तो आपका ऑप्शन सी सही है। ये जो है रीप, सीएम रीप कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो आपका ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब एक चीज़ और पूछ सकता है कि इसमें भारत की तरफ से भाग कौन लिया था? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, तो इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 नंबर। कह रहा है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ये आपका सही है। दूसरा बोल रहा है कि इस वर्ष व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपका दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ए और दो जो है, एक और दो, दोनों को दोनों ऑप्शन इसमें सही है। इन्हें क्यों दिया गया है? जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, ग्रेट एकजुट जो है, इन्होंने ग्रेट जो एकजुटता है, मतलब सारस पक्षी विलुप्त को बचाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और जो ये पुरस्कार जो दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ है 2005 से इसे दिया जाता है। इसकी स्थापना 2005 में दिया गया है। तो इसको देता कौन है? ये भी है, तो यूएनडीपी के द्वारा इनको दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। कह रहा है कि नवंबर 2022 में किस देश को प्रतिस्थापित करके विश्व स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान पर पहुंच गया है? रूस को, चीन को, दक्षिण कोरिया को, जापान को। तो यहाँ पे भारत ने किसको पिछाड़ा है ये चीज़ पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसने जापान को पिछाड़ के दूसरे स्थान पर जो है भारत पहुंच गया स्टील उत्पादन में। अब ये भी बात पूछता है कि प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे चीन है। चीन जो है ये प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 131 नंबर। कह रहा है नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर ये था। तो आपका ये जो है आपका आंसर इसमें ये भी सही हो जाएगा, इसका थीम यही था। तीसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आपका असत्य कथन पूछा है, तो यही आपका असत्य है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे डी केवल 3 यहाँ पे गलत है। इस सम्मेलन में इसकी अध्यक्ष जो किसने भाग लिया था? हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसमें भाग लिया था। और 18वीं G20 जो है अध्यक्षता कौन करेगा? तो 18वीं जो होगा यहाँ पे 18वीं भारत में होने वाला है। G20 भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 132 नंबर। कह रहा है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई? रूस द्वारा, यूएसए द्वारा, भारत द्वारा, चीन द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी है, चीन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वह जो परमाणु ऊर्जा से संचालित पहला चंद्रमा बेस बना लेगा 2028 तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2022 में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजन संपन्न हुआ है। पुणे, बेंगलुरु, अमरावती, नई दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में जो है 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका जो थीम था क्या है या विषय क्या है? तो इसका विषय हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति जो है इसकी थीम हो जाएगी या विषय वस्तु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है। कह रहा है कि समन्वय 2022 निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल वायु नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना द्वारा जो है इसकी कहाँ पे की गई थी? द्विवार्षिक है ये समन्वय 2022। तो ये वो भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कोर्स अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया था। इसमें आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। कहाँ पे हुआ था? आगरा में। आगरा कहाँ? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नवंबर 2022 में, यहाँ पे पूछ रहा है 135 नंबर, नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार आयोजित हुआ भारत एवं किन देशों के बीच? तो यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के मध्य, यही आपका ऑप्शन ये सही हो गया। मालाबार जो युद्ध अभ्यास है ये 4 देशों के बीच होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। और इन्हीं 4 देशों का एक संगठन है जिसका नाम क्वाड है, QUAD, क्वाड इसका नाम है। इन्हीं के द्वारा मालाबार तट अभ्यास किया जाता है। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, कह रहा है नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम संबंधित है, पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसजेंडर के अधिकारों से, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से, उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण, पोटा कानून में संशोधन से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी जो है, आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के लोग थे, ये इसी से संबंधित जो संशोधन था 103वां नंबर, आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सा? इसके अंतर्गत जो है 10% आरक्षण जनरल को दिया गया, ये चीज़ इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 137, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। यह मूर्ति समर्पित है स्टैचू ऑफ डिग्निटी स्वामी विवेकानंद को, स्वामी रामानंद को, आचार्य वाल्मीकि को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी जो रामानुजाचार्य थे, इन्हीं की मूर्ति जो है इसमें स्थापित की गई स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी कि मर्यादा की मूर्ति। कहाँ पे किया गया? अयोध्या में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा। 138 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा कि दिसंबर 2022 में अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में महासा आमिनी को प्रथम बार मरणोपरांत इस सूची में सम्मिलित किया गया। वह किस देश की नागरिक थी? तो आपका ऑप्शन है लग्जमबर्ग, बांग्लादेश, चीन, ईरान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जो लेडीज थी ईरान से संबंधित थी, जो इसमें फोर्ब्स में इनको शामिल किया गया। इस सूची में इन्हें 100वें स्थान पर रखा गया है। ये चर्चे में क्यों थी? तो ईरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में आमिनी की जो मृत्यु हो गई थी, इस सुबह जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसको सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया है, इसीलिए ये चर्चे में है। और जो यहाँ पे एक भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये 6 भारतीय महिलाओं को शामिल इसमें इनको लेके किया गया। तो यहाँ भारत की इसमें 6 लोगों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 6 में से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी हैं। और प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? तो अभी बताए थे कि यूरोपीय जो आयोग है, यूरोपीय आयोग की एक लेडी हैं, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर, इन्हीं को प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका 139, कह रहा है दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को, इन्हीं को व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की बोलते हैं, व्लादिमीर पुतिन को,
पोप फ्रांसिस्को सेकंड को, मिसले बेसेलेट को। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर इसमें सही है। इन्हीं को मिला है। ये यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं। कौन है? यूक्रेन के ये वोल्डिमीर जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा, ILO द्वारा, एशियाई बैंक डेवलपमेंट द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ये विश्व बैंक है इस रिपोर्ट को इसने जारी किया है, इसमें भारत को पोषण प्रवाह प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त है। 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए नई चेतना अभियान का उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन, दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय लोगों का साक्षर बनाना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वावलंबी बनाना, चौथा है शहरी क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के संबंध में जागरूक बनाना। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। जो नई चेतना है इसका संबंध महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना, इनकी कमी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है जो 25 नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस अभियान का जो थीम है वो लिंग आधारित हिंसा है, इस अभियान का मुख्य थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 142 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई? अब्दुल फतेह अल सीसी, जस्टिन ट्रूडो, महातीर मोहम्मद, हलीमा याकूब। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं आपके मिस्र के, ये राष्ट्रपति है। ये हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। कह रहा है कि नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। दूसरा कथन है कि यह पहला फुटबॉल विश्व कप है जिनका आयोजन अरब जगत में हुआ है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, तो दोनों के दोनों जो है इसमें सत्य है। पहली बार जो है कतर में आयोजित हुआ है जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। पहला विश्व जो फुटबॉल विश्व कप है जो वहाँ पे आयोजित हुआ है। और इसमें जो इस टूर्नामेंट में कतर और इक्वाडोर के मध्य जो है पहला टूर्नामेंट खेला गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 144 नंबर। नवंबर 2022 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ पे हुई? निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? ढाका बांग्लादेश, नई दिल्ली भारत, माले मालदीव, एविन मॉरिशस। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका बैठक ढाका बांग्लादेश में हुआ था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक, कहते हैं 22 नंबर की 22 जो बैठक हुई थी यहाँ पे हुई थी। और इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 7 मार्च 1997 में इसकी बैठक इसकी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना होती है। कुल सदस्य जो देश हैं इसमें, कुल सदस्य देश 23 हैं, 23 देश इसमें शामिल हैं। और भारत में इसका प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था? तो विदेशी राज्य मंत्री जो हैं, विदेशी राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इसको किया था, राज्य मंत्री जो हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पुस्तक है, लेखक है। पहला दिया है द ओपियम ट्रॉफी खुशवंत सिंह, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलॉग, द हेराम्बी फैक्टर गुरजीत सिंह। उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही ऑप्शन केवल ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी इसमें सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर 100। नागरिकों, उद्योग तथा सरकार को समीप लाने के विषय के साथ विषय वस्तु के साथ ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ पर हुआ? कटरा जम्मू कश्मीर,
हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात का सही ऑप्शन हो जाएगा। कटरा जम्मू कश्मीर में जो है नागरिक उद्योग तथा सरकार को समीप लाने के विषय वस्तु की ई गवर्नेंस की 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहते नंबर की 25वें नंबर की राष्ट्रीय सम्मेलन कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? नीलगिरी ताहर, हिमालयी बकरी, हिमालयी याक, हिमालयी बारासिंगी। तो आप अगर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो ऑप्शन सी सही है। आपको याद होगा कि हिमालयी आक को भी हिमालयी जो याक था इसी को खाने योग्य पशु के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 148 नंबर में कि भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गई है? तो यहाँ पे देखो कई क्वेश्चन मिल गया। किस मंत्रालय द्वारा? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा पहला क्वेश्चन हो गया। कहाँ पे की गई है? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा? युवा खेल मंत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे? अहमदाबाद। तो ये है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसान जो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय है इसके सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो दो समृद्ध परंपराओं को करीब लाना इसका उद्देश्य है, मतलब साझा विरासत को एक निर्मित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन होगा आपका 150 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे विकल्प है कि इसका आयोजन स्थान इंदौर मध्य प्रदेश होगा, सही है। दूसरा बोल रहा है कि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, तो दोनों के दोनों जो है इसमें सत्य हैं, एक और दो दोनों ही इसमें सही है। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज ख़त्म दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज नंबर 10 में हम मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।